नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। कोरोना काल में लंबे समय से बंद स्कूल्स और कॉलेजेस को दोबारा खोलने को लेकर कोशिशें जारी हैं। 1 जनवरी से केरल, कर्नाटक और असम के स्कूलों को दोबारा से खोला गया है। बिहार सरकार के आदेशानुसार 4 जनवरी 2021 से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4 जनवरी से स्कूलों को खोला जाएगा। इनमें कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में पहले से ही स्कूल आंशिक रूप से खुल चुके हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार का कहना है कि जब तक कोविड-19 वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक स्कूल खोलना सही नहीं है। मुंबई में भी कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। और पश्चिम बंगाल में इस साल ना तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी, ना ही स्कूल खोले जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि अब जब धीरे धीरे स्कूल्स और कॉलेजेस को खोला जा रहा है तो किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि कोरोना महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और साथ ही एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि कोरोना महामारी की वजह से एजुकेशन सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय खानापारा गुवाहाटी में। मिस्टर हर्षित मिश्रा हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट नीति आयोग से, और प्रोफेसर वंदना सक्सेना जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी पर, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। डॉक्टर संजय कुमार, आपसे शुरुआत करती हूं आज की चर्चा की। असम में बात करें तो स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को 1 जनवरी से दोबारा खोल दिया गया है। पहले 2 दिनों में कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला, और क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है तो किस तरह के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है? जी, असम में आंशिक रूप से स्कूल पहले ही खोले जा चुके थे, लेकिन 28 दिसंबर का जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसओपी जारी हुआ, उसके मुताबिक प्राइमरी सेक्शन को भी इंक्लूड किया गया। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट संस्थान को भी खोल दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय चूंकि एक अलग तरह का इंस्टीट्यूशन है और हमें 3 एसओपी को पालन करना है। हमारे केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय से जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार भारत सरकार का गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एसओपी तो है ही, इसके साथ ही हमें जो जिस राज्य में केंद्रीय विद्यालय पड़ता है उस राज्य के एसओपी को ध्यान में रखते हुए हमारे रीजनल ऑफिस एसओपी जारी करता है। उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय उसका अनुपालन करता है। तो केंद्रीय विद्यालय में जो पुराने एसओपी जो थे असम गवर्नमेंट के या केंद्र सरकार के, उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय में 9 से 12 के बीच आंशिक रूप से असम के सारे केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास चल रहे थे। एसओपी के जो था कोविड-19 के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करते हुए केंद्रीय विद्यालय आंशिक रूप से चल रहे हैं। अब पुनः नया एसओपी जारी होगा हमारे क्षेत्रीय स्तर से, क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा। और जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का सवाल है, केंद्रीय विद्यालय का सवाल है, वह निश्चित रूप से रीओपनिंग के मूड में है। ये फेज्ड मैनर में हो, धीरे धीरे हो, चूंकि बच्चों को बहुत दिन तक घर में बंद हम लोग रखे हैं, चूंकि सिचुएशन अब नॉर्मल आ चुका था, लेकिन अब कुछ नॉर्मल सिचुएशन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इन बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश करें। और फेज्ड मैनर में, जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जैसा आदेश होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लास यानी रीओपनिंग होना चाहिए। शुरू में 9 से 12 के लेवल का रीओपनिंग हो। हालांकि कोविड-19 का जो दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जनरल केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं,
इसलिए एक सेक्शन को 2 भाग में बांट करके क्लास तैयार किया जाए। 20 बच्चे एक क्लास में बैठाए जाएं और उनको जैसे भी ऑड इवन फार्मूला होगा, चाहे अल्टरनेट डे उनको बुलाने की बात होगी, जैसा भी होगा, लेकिन बच्चों की सेफ्टी पर हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। और उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम स्कूल में धीरे धीरे बुलाएंगे। हम्म। पहले पहले फेज में 9 से 12 के बीच, उसके बाद धीरे धीरे फिर 6 to 8 को बुलाएंगे। और हम समझते हैं कि प्राइमरी सेक्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन का जैसा कि मूड है या जैसा भी आदेश होगा वो तो बाद में बताएंगे, पता चलेगा, लेकिन प्राइमरी सेक्शन को यानी 1 से 5 तक को मार्च तक कम से कम अभी इसी अवस्था में ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। प्रोफेसर वंदना सक्सेना, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम स्कूल्स की बात करें तो जाहिर तौर पर सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं होती है, और अब जब अगर बदली हुई परिस्थिति में देखें तो कई सारी ऐसी अहम बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमुख उनमें से कुछ हैं जैसे कि पीने का पानी अवेलेबल कराना पड़ेगा बच्चों को, कई स्कूल्स में मिड डे मील की व्यवस्था होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही बच्चों और टीचर्स के स्कूल आने जाने की जो व्यवस्था होगी उस पर भी काफ़ी एक अहम चीज़ है जिस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब आने वाले समय में अब धीरे-धीरे क्योंकि स्कूल्स खुल रहे हैं, तो ये सब चैलेंजेस हैं जो सामने आएँगे? जी टीना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम स्कूल के बारे में सोचते हैं तो हमारी संकल्पना में यदि केवल टीचर और स्टूडेंट और उसके साथ में एक क्लासरूम आता है तो ये अधूरी संकल्पना है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से पूरे स्कूल को एक कम्युनिटी, एक समुदाय की तरह देखते हैं, और उसमें सभी चीजें, सभी सुविधाएं जो उन छात्रों को, हम अभी पूरे समय के लिए स्कूल खोल रहे हैं या हम आंशिक समय के लिए स्कूल खोल रहे हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना निर्णय रहेगा। लेकिन जितने भी वक्त वो छात्र स्कूल में रहेंगे, उनकी वो सारी ज़रूरतें और उनसे जुड़े हुए माहौल के साथ क्या होगा, ये हमारे को एक नई चुनौती की तरह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगा। तो मुझे लगता है संजय जी के सामने ये सब चीज़ें आएँगी। टॉयलेट्स की क्लीनिंग होना, बिकॉज़ अगर बच्चे 2 घंटे के लिए भी वहाँ पर हैं, तो हमें उन सब सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। मिड डे मील का पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज़ किया कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि मिड डे मील मिलेगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सारे रीओपनिंग की, जो पूरा हमारा डिबेट है, वो पूरा डिबेट ही हमारा सराउंडेड है सरकारी स्कूलों के आसपास, क्योंकि बिल्कुल। चुनौती वही है कि हम स्कूल खोलें या नहीं खोलें। स्कूल खोलने का जो दबाव है वो भी सरकारी संस्थानों पर ही ज्यादा है, क्योंकि जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनके छात्रों के पास उस तरह की सुविधाएं हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस में भी अपने सीख पा रहे हैं। तो ये जो एक नई स्थिति या जिसको हम कहते हैं परिस्थिति बनी है, जिसके अंदर ये चुनौती हमारे सामने निकल के आ रही है, वो अपने आप में स्कूल को बुला के लाने, स्कूल तक लाने में भी छात्रों को अपनी एक अलग तरह की चुनौतियां हैं, और उनको स्कूल तक ना ला पाने में भी अलग तरह की सीखने से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। और ये लार्जली अभी तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल है कि हम कैसे लाएंगे। अब सर ने कहा कि हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, तो 2 क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब ये भी होगा कि हमारे पास उतने टीचर्स भी होने चाहिए जो क्लासरूम्स को लुक आफ्टर कर पाए। तो यदि हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे, तो आई थिंक टाइम टेबलिंग विल बिकम एन इशू व्हेन यू विल टॉक अबाउट इट। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए एक वही है कि नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके लिए ये पहली बार हो रहा है, किसी के पास वो नहीं है। हालांकि बातचीत हुई है, अपनी अपनी ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें लोग उसके निर्णय निकाल रहे हैं, और ये भी है कि सरकारी स्कूल का जो पूरा जिसको हम बोलते हैं प्रशासन है, वो काफी अपने आप में सशक्त होता है, क्योंकि उनके पास एक एक पूरा मैंडेट होता है, उनके पास एक पूरा ग्रुप होता है, एक टीम होती है जिसके अंदर वो चुनौतियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनके बारे में समाधान भी निकाल सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है बहुत बड़ा सरकारी सिस्टम में होने का भी, कि आपके पास एक लार्जर ग्रुप होता है जिसके साथ आप डिस्कस करके चीजों को निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं टीना, चुनौतियां बहुत तरह की हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी और भी चुनौतियां हैं कि जब बच्चे क्लास में आ जाएंगे, टीचर्स को मार्च 2019 से पहले एक कन्वेंशनल तरीके में, एक तरीके में पढ़ाने की आदत थी। हम उसके बारे में चर्चा करते थे कि बच्चों के पास पुस्तकें हैं या नहीं है। हर्षित मिश्रा जी, जिस तरह से हमने प्रोफेसर वंदना को भी सुना कि कई तरह के चैलेंजेस हैं जो सामने आएंगी अब जब धीरे धीरे स्कूल्स को खोला जा रहा है,
तो इनसे निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्कूल्स में, और क्या राज्यों को सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिसमें इन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, और बताने से पहले अपने देश के लगभग 92 लाख टीचर्स को, शिक्षा से जुड़े हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत कठिन समय था, पिछला समय जो उन्होंने काटा, और जिस तरह से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने के प्रयास किए गए, वे वाकई में, ये पूरा का पूरा शिक्षा जगत वास्तव में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि दिस सिचुएशन वाज एंड इज रियली अनप्रेसिडेंटेड। ना ये कभी किसी ने देखा था, ना कभी किसी ने सुना था कि हम लॉकडाउन में बैठे होंगे, सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट। उन 126 करोड़ बच्चों में भारत के भी लगभग 31 करोड़ बच्चे शामिल थे। तो जिस तरह से दोबारा से ये प्रयास किए गए, जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और धीरे धीरे प्रयास करके, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तो जिस तरह से दोबारा से सारी व्यवस्थाओं का एक तरह से पुनर्निर्माण किया गया और बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई है, उसके लिए देश का शिक्षा जगत, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो, और चाहे वो निजी विद्यालय हो, ये वाकई में यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रधानाचार्य बधाई के पात्र हैं। तो पहली चीज तो ये, और दूसरा, जिस तरह से सरकार के जो प्रयास रहे हैं, जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया, उसमें एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ था। वो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की संकल्पना की गई। ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हर क्लास के लिए डेडिकेटेड चैनल की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था उन बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी थी जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जिनके पास स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थी। तो इस तरह से दोबारा इस शिक्षा को दोबारा से शुरू करने के लिए जो प्रयास किए गए, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा किए गए, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा किए गए, वो निश्चित ही सराहनीय है। अब जहां तक बात आती है कि दोबारा से तमाम सारे राज्यों ने, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया, कि वो धीरे धीरे स्कूल को खोलना उन्होंने शुरू किया है। अभी 2-3 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने सीबीएसई 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के डेट्स को अनाउंस किया है। तो ये हमें सुनिश्चित करना है, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बता रहे थे, कि तमाम सारी एसओपीज सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भेजी गई है, राज्यों की एसओपीज अलग हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही हमें स्कूलों के संचालन को सुनिश्चित करना है। सबसे पहले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों को खोलना है, उसमें रोटेशन सिस्टम का पालन करना है, उसमें ऑड और इवन का पालन करना है। भारत सरकार के द्वारा राज्यों को तमाम सारी फ्लेक्सिबिलिटी इस क्षेत्र में प्रदान की गई है कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में जैसा व्यवस्था है, वहां पर सरकारें जैसा सोच सकती हैं, वो वैसा वहां पर उचित निर्णय ले सकती हैं। जैसा कि डॉक्टर वंदना बता रही थी, वहां पर समुदाय का भी सहयोग लिया जाएगा, वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी लिया जाएगा, वहां पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, इन सबके साथ सामूहिक रूप से मिलके हमें अपने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि जो लर्निंग गैप हुआ है, जो एजुकेशन गैप हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन दिया गया है, वन डिजिटल वन प्लेटफॉर्म से एजुकेशन दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो क्लासरूम कनेक्ट है, जो क्लासरूम एजुकेशन गैप है, हमें उसके असेसमेंट को करना होगा। बच्चों में, अलग अलग बच्चों में लर्निंग गैप भी अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कहीं पर प्राइमरी लेवल में गैप कम है या सेकेंडरी में ज्यादा है, या जैसा भी है। तो ये गैप एनालिसिस राज्यों को करना होगा। इस गैप एनालिसिस के हिसाब से एक उचित तरह के असेसमेंट को करने के बाद हमें उनको उनके लेवल के हिसाब से शिक्षा दी जानी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी ने एक मॉडिफाइड सिलेबस भी लॉन्च किया है, जिसमें इस एजुकेशनल ईयर के लिए सभी क्लासों के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। सीबीएसई ने भी लगभग 30% क्लास 10 और क्लास 12 के सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो
छात्रों की ईज के लिए, छात्रों को कोई मुश्किल ना हो और जितना समय है उस समय में वो अपने सिलेबस को पूरा कर सके, उसके तमाम प्रयास शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बदली हुई परिस्थिति हमें में बस कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। संजय जी, जाहिर तौर पर इसमें जो स्कूल्स की भागीदारी रहेगी और टीचर्स की खासकर बात करें तो उनकी बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। देखें तो सुरक्षा मानकों को लेकर के भी, क्योंकि उनको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही अगर देखें तो पढ़ाने के तरीके में भी कई तरह के बदलाव लाने होंगे। उसके लिए हम कितने तैयार हैं? जी, तो केंद्रीय विद्यालय एक अलग तरह की संस्था है जिसमें कि सरकारी संस्थाओं से जो भी सुविधाएं की उम्मीद की जाती है हम लोग देते हैं, और प्राइवेट स्कूल से जो अपेक्षा की जाती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय शुरू से ही ऑनलाइन क्लास को बड़े अच्छे ढंग से चलाया है। अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिए थे हम लोग, और समर वेकेशन के बाद तो बिल्कुल सुचारू रूप से वेल डिफाइंड प्लेटफॉर्म के द्वारा, जी सूट या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से चलाया गया। हालांकि चुनौतियां बहुत आई, कोई भी इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। जैसा हर्षित सर ने अभी बताया कि अभी कोई टीचर्स या कोई भी लोग इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के तैयार नहीं था, लेकिन टीचर्स ने जिस तरह से आगे बढ़ करके इस सिचुएशन को संभाला और शुरू से बच्चों को बिजी रखा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की। एक तरह से टीचर्स कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे थे। जो हमारे इतने लगभग 31 करोड़ बच्चे जो घर के अंदर बंद थे, उनको हम लोग इंगेज किए और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। टीचर रात रात भर लेसन तैयार करते थे, वीडियो बनाते थे या कल की तैयारी करते थे, और बड़े ढंग से टीचर ने आगे बढ़ करके इस सिचुएशन को संभाला है। निश्चित रूप से वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें सरकार की तरफ से बहुत मदद मिली, जैसा कि जो एनसीईआरटी के द्वारा बहुत सारा दीक्षा, निष्ठा, बहुत सारे पोर्टल के द्वारा अच्छी सामग्री उपलब्ध कराई गई, और सबसे बड़ा सहयोग इसमें पेरेंट का रहा। आज एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सभी पेरेंट, चाहे गरीब से गरीब क्यों नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और ये दिखाई पड़ी। शुरू में लगा कि सबके पास, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय में, खासकर केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे 25% बच्चे आरटी के अंदर आते हैं, तो उनके पास सुविधा नहीं है। लेकिन गजब, हम लोग जब मैपिंग करते थे कि किसके पास है डिवाइस, किसके पास डाटा है, एक एक करके जुटाते थे डाटा, तो पता चलता था। पेरेंट्स बड़े बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग किए। निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं, और ये एक अच्छा संकेत है देश के लिए। तो चुनौतियां तो आती हैं, और शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि सभी चुनौतियों को हम सही ढंग से उसका सामना करें। तो हम लोग कर रहे हैं जहां तक हो सका ये। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, क्योंकि एजुकेशन का जो 3 अपेक्षित क्षेत्र है कि कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, तो हम लोग सिर्फ कॉग्निटिव और वो भी पार्शियल कर सके। हालांकि हम लोग ने ऑनलाइन सीसीए करवाया, बहुत सारा ये फिट इंडिया रन करवाया, बहुत सारा कोशिश की गई, लेकिन जो स्कूल, जो चलते स्कूल में जितना सब कुछ हो पाता है वह ऑनलाइन में तो लिमिटेशन था ही। प्रोफेसर सक्सेना, एक ऑनलाइन लिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। गरीब बच्चे चाहते हैं पढ़ना, माँ बाप भी चाहते हैं उनको पढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की वजह से, अगर कहें तो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज, कहीं ना कहीं जो डिजिटल एजुकेशन डिवाइड है वो और बढ़ गया आपकी नजर में? इसमें टीना 2 इंटरेस्टिंग बातें सामने निकल के आई। एक पक्ष तो ये है कि डेफिनेटली जो डिजिटल डिवाइड बढ़ा, उसका कारण लोगों के पास रिसोर्सेज ना होना, उनके पास संसाधन ही नहीं थे, तो वो किस तरीके से उसको एक्सेस करते। ये तो एक बेसिक मसला रहा इस पूरे अनुभव के दौरान। लेकिन इसके दौरान 2 चीजें और प्रमुख तरीके से निकल के आई। पहला ये कि कई जगह पे जहाँ पे शिक्षा का ये पूरा ऑनलाइन क्लासेस का पूरा प्रोसेस चला, वहां ये रहा कि
बच्चों ने ये समझा, स्टूडेंट्स ने ये समझा कि उनका सीखना और उनका समझना उनकी व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी है। तो जो एक इंडिपेंडेंट लर्नर के बारे में मुझे पक्का पता है कि संजय जी भी बात करते होंगे, हर्षित सर के भी डॉक्यूमेंट्स में ये बात पक्का निकल के आएगी नीति आयोग के कि इंडिपेंडेंट लर्नर होना चाहिए, बच्चे अपने सीखने की ज़िम्मेवारी खुद लें। तो ये इसका एक बहुत ही प्रमुख जिसको बोलते हैं हम हाइलाइट या एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इसके अंदर निकल के आया। दूसरी बात इसके अंदर अच्छी ये निकल के आई कि अब पेरेंट्स ने, घर के परिवार के लोगों ने, कम्युनिटी के लोगों ने बच्चों की शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेवारी को एक अलग तरीके से समझा। पहले अक्सर ये लगता था कि बच्चा स्कूल में चला गया, अब ये स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल, उस तमाम जो पूरे वहाँ का जो पूरा सिस्टम है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पे बच्चों को वो सिखाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में पेरेंट्स ने अपने रोल को नई तरीके से डिस्कवर किया। कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने, अब किसी का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन अड़ोस पड़ोस में जाके आप बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तरह का सहयोग या सहभागिता जो दिखाई, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। तो कोरोना में बहुत कुछ गलत हुआ और ये हम इसके लिए तैयार नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात भी हमें समझ में आई कि जिस तरह के जिसको हम बोलते हैं विकल्पों के बारे में हम हमेशा शिक्षा में चर्चा करते थे, वो कहीं न कहीं उनके बारे में एक तरह का हमें उनकी परछाई देखने को मिली। अभी वो पूरी तरह से क्या होगा आगे, वो तो देखना पड़ेगा। और डिजिटल डिवाइड का ये जो मसला है, इसीलिए तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये संघर्ष तो सरकारी स्कूलों के लिए ही है कि वो स्कूलों को खोलें या ना खोलें। प्राइवेट या निजी स्कूल तो इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज़ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं था उस तरीके से। तो ये डेफिनेटली डिजिटल डिवाइड आया है, जिसकी वजह से पिछले 8 महीने में बहुत सारे बच्चों के लर्निंग ऑप्टिमम्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। हमें इसके बारे में कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। हर्षित जी ने बहुत सही तरीके से इसको कहा है कि हर एक स्टेट को अपना स्टेट गैप एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें सोचना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कुछ हाई पॉइंट्स भी निकल के इसके अंदर आए हैं। तो जब हम भविष्य के बारे में सोचें, खासकर जिस जगह पे संजय जी हैं और हर्षित जी हैं, जब भविष्य में शिक्षा के बारे में सोचें, नई शिक्षा नीति के बारे में सोचें, तो हम ये ज़रूर सोचें कि डिजिटल जो पूरा पैराफेरेडिया समय क्रिएट हुआ है, जो मानसिकता लोगों की बनी है डिजिटल क्लासेस को लेके, खासकर स्कूली स्तर पर, वो किस तरीके से स्कूल के अंदर बेहतर उसको कर सकती है स्कूली शिक्षा को, और क्या उसके अंदर से हम ले सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। स्कूल में जाना हम सबको पसंद है। बच्चों के लिए स्कूल की जो पूरी जगह है, जो उनका सामाजिक स्थान है, वो जो उनका सोशल स्पेस है, बच्चों के लिए उसकी बहुत बहुत अहम है वो स्टूडेंट्स के लिए। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, स्कूल वापस जाना है, लेकिन हम बहुत सारे स्कूल से जुड़ी हुई, स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई ऐसी समस्याएं हैं जिनके विकल्प हमको ऑनलाइन में मिलेंगे। हमें इसके बारे में जरूर सोचना है। तो आगे जब हम सोचें शिक्षा के बारे में, तो एक जिसको बोलते हैं ब्लेंडेड मॉडल में सोचें कि हम किस तरीके से उसको आगे लेके जा सकते हैं, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। हर्षित जी, आने वाले साल की बात करें तो अब हम एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाएं भी होने वाली हैं अब कुछ ही महीनों में, लेकिन 3 महीने के विलंब से जो परीक्षाएं होंगी सीबीएसई बोर्ड्स की, उसका यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या जितने भी और उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन सबका टाइम टेबल भी उनको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और खास करके जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, क्या वो भी प्रभावित होंगे इस डिले से? जी, जैसा अभी शायद 3-4 दिन पहले शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि मई और जून में, मई से लेकर जून तक शायद 4 मई से सीबीएसई 10th और 12th के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। तो राज्यों के काफी ज्यादा पत्र आ रहे थे, काफी ज्यादा मांग थी स्टेट गवर्नमेंट्स की कि सीबीएसई के एग्जाम्स को डिले किया जाए। नॉर्मली सीबीएसई के एग्जाम्स मार्च में होते हैं, तो इस बार राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि अभी ये कोविड महामारी के बाद विद्यालय खुल नहीं पाए हैं, तो मई और जून में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो और उसका जुलाई और अगस्त में उनका इवैल्यूएशन होगा, उनके रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी का जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो उसी तरह से होंगी। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के अपने एग्जाम हैं वो भी कोविड पैंडेमिक की वजह से लेट हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज भी बंद है और उनकी भी सारे प्रोसेसेस लेट चल रहे हैं, वहां पर क्लास नहीं हुए हैं, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उनके भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन डिले हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूलों में डिले हुआ है, ये डिले जो है ये पूरे के पूरे शिक्षा जगत में है। ये स्कूल एजुकेशन में है, ये हायर एजुकेशन में है, ये टेक्निकल एजुकेशन में है, ये वोकेशनल एजुकेशन में है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये भारत के 31 करोड़ विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है, जो प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी लेवल तक के स्टूडेंट हैं। तो अगर स्कूल में डिले है तो यूनिवर्सिटी में भी डिले है, और जो जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जाना है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी डिले है, वहां के प्रोसेसेस भी रुके हुए हैं। क्योंकि पेंडेमिक ग्लोबल है, सारे ही लोग इससे प्रभावित हैं। यूनेस्को ने पहले ही कह दिया है कि पूरे विश्व के 126 करोड़ स्टूडेंट्स कोविड पेंडेमिक से प्रभावित हुए हैं। तो डिले हर जगह है, ऐसा नहीं है कि डिले सिर्फ भारत में है या सिर्फ स्कूल एजुकेशन में है। तो चूंकि हर जगह डिले है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को निगेटिवली इफेक्ट करेगा। मेरे ख्याल से हर जगह एकोमोडेशन है, और स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन एक एकोमोडेशन में काम करेंगे, और स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि भारत सरकार का ये पहला प्रयास है, और साथ ही सारी राज्य सरकारों का भी प्रयास है कि स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, और किसी भी तरह से किसी भी वजह से उनका ये वर्ष प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देश में, जहां पर हमें अभी भी हायर एजुकेशन में एक्सेस की प्रॉब्लम है, जहां अभी भी हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 27 है, जो अमेरिका में 80 से भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन का जो ये हमें एक लर्निंग मिली है, और लर्निंग ही नहीं, हम उस लर्निंग करते करते बहुत आगे पहुंच गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, झारखंड में हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं। थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 7 हम इसे बोलते हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये हम 3 राज्यों में कर रहे हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। इसमें हम 2.6 करोड़ बच्चों को उनकी एजुकेशन में सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और जैसे ही कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, हमने प्रोजेक्ट 7 को डिजिटल 7 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, झारखंड में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वहां पर मोहल्ला स्कूल्स की बात सामने आई, लाउड स्पीकर स्कूल्स की बात सामने आई। तो वहां पर टीचर ने लोकल लेवल पर इनोवेशन किया है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट भी नहीं है, जिन बच्चों के पास कोई टीवी रेडियो भी नहीं है, तो वहां पर गांव में टीचरों ने क्या किया कि उन्होंने एक लाउड स्पीकर लगाया, और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बच्चों को दूर दूर बैठाल करके अपना स्कूल शुरू किया। तो इस स्कूल को वहां पर मोहल्ला स्कूल या लाउड स्पीकर स्कूल भी बोला गया। तो पूरे भारतवर्ष में ऐसे तमाम तरह के इनोवेशन सामने आए हैं, ऐसे तमाम तरह के नए नए प्रयोग हमारे शिक्षकों ने किए हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ने किए हैं, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स ने किए हैं, और उनका ये प्रयास रहा है कि जैसे भी हो बच्चों की शिक्षा दीक्षा को जारी रखा जाए। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर अनसर्टनिटी मैं रही है, बताना चाहूँ, काफी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में सबने काम किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो निकल कर आई है, जो कि हर्षित मिश्रा जी ने कहा कि काफी कुछ सीखने को भी मिला है। एक ब्लेंडेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हमने अडॉप्ट किया है, कई सारे इनोवेटिव मेथड्स भी देखने को मिले हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया, और ऑनलाइन लर्निंग के काफी पॉजिटिव आउटकम्स भी रहे हैं जिन्हें अब आगे भी ले जाने की जरूरत है। वक्त की कमी है, आपको यहीं रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो देश देशांतर में आज इतना ही। अगर आप हमारा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट मिस कर देते हैं तो आपको याद दिला दूं कि आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।